हेलो फ्रेंड्स। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपने सिलेबस देखा होगा कि जो भी वैकेंसीज आई है यूपीपीसीएस में एग्रीकल्चर की, उसमें फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो उसका एक मैंने डिफिनेशन बनाया है कि द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स विच इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड soil distribution is known as क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या है, क्या मतलब है? तो जिसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स का लाइक बहुत सारे, हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ बहुत तरह की सॉइल्स होते हैं। आईसीआर ने 8 तरह की सॉइल्स को बताया है कि हमारे यहाँ 8 टाइप्स के सॉइल्स होते हैं, जिनमें हो गए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा जिसको एरिड सॉइल भी कहते हैं, सलाइन सॉइल, लवण मृदा, पीटमे सॉइल, पीटी सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स। तो इतने तरह की मिट्टी होती है और जितने तरह की मिट्टी होंगी उसमें अलग अलग तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। आई मीन टू से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सॉइल्स होंगे और डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट क्रॉप्स होंगे, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स प्रिफेयर डिफरेंट सॉइल्स। रेड सॉइल्स में अलग तरह की क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाएगा, ब्लैक सॉइल में अलग तरह के क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि ब्लैक सॉइल्स कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल होता है और ये बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉटन के लिए सबसे अच्छा सॉइल किसे माना जाता है, बेस्ट सॉइल कौन सा है, तो वो ब्लैक सॉइल होता है। फिर रेड सॉइल में मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई। जलोढ़ मिट्टी में चावल अच्छा होता है, ब्लैक सॉइल में भी चावल अच्छा होता है, रेड सॉइल में भी चावल होता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ब्लैक सॉइल से कम होता है। तो जैसे जैसे एरियाज चेंज होंगे वहाँ के सॉइल्स चेंज होंगे तो क्रॉप का चेंज होना ही है, क्योंकि एक तरह की मिट्टी में हर तरह का सॉइल को एक तरह की मिट्टी में हर तरह के क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और तरह तरह के सॉइल्स में किसी में आयरन रिच होता है, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा, किसी में एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, किसी में पोटास होता है, किसी में ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं। तो सभी तरह अलग अलग तरह के सॉइल्स में उनकी अलग अलग खासियत, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उसमें अलग अलग तरह के फसल्स उगाए जाते हैं। तो आप क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए कि सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग एरियाज में, कि इस एरिया के लिए ये क्रॉप फेवरेबल है, तो उसे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या उसमें अपना भूमिका निभाते हैं। तो टेम्परेचर जो है, अगर आप एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे कि टेम्परेचर का क्या वैल्यू है एक क्रॉप के प्रोडक्शन में। जैसे कि प्रत्येक फसल के विकास की प्रत्येक अवस्था के लिए न्यूनतम, अनुकूलतम तथा उच्चतम तापमान की सीमाएं होती, मतलब हर जो भी क्रॉप्स होंगे उनके मिनिमम, फेवरेबल एंड मैक्सिमम टेम्परेचर उनकी होती है। किसी भी फसल की क्रियाशीलता न्यूनतम तापमान प्राप्त होने के बाद ही आरंभ होती है। कोई भी फसल तभी अपना काम स्टार्ट करता है जब उसे न्यूनतम टेम्परेचर मिल जाता है। अगर उसे उस लेवल तक का टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो जर्मिनेट भी नहीं करेगा। तो फिर अब रेनफॉल का क्या है? हर फसल की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे मृदा में नमी बनी रहती है। तो
कितना वर्षा किस फसल के लिए चाहिए। जैसे कि अभी हमने एरियाज की बात की, अलग अलग एरियाज में अलग अलग सॉइल्स होते हैं, तो उसी तरह अलग अलग एरियाज में रेनफॉल जो होता है वो डिफरेंट डेंसिटी से होता है, डिफरेंट होता है। लाइक कहीं वो बहुत वर्षा होती है, कहीं बहुत कम वर्षा होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं वर्षा के कारण बाढ़ चला आता है। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेनफॉल पर भी निर्भर करता है कि जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ पर राइस ज़्यादा अच्छे से होता है, वहाँ पे कम पैसे में धान की खेती होती है। तो ये हो गया आपका रेनफॉल। और फिर होता है हवा, विंड जो होता है वो भी वायु जो होता है वो भी फसल के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कहीं पर बहुत तेज हवा चलती है, कहीं पे रात में तेज हवा हो जाती है, दिन में ठीक रहता है। तो वैसे जगह के लिए भी सूटेबल क्रॉप्स ही सूट करते हैं। ह्यूमिडिटी, कृषि के लिए आर्द्रता एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारक है। इसकी मात्रा जो होता है वो तापमान, समुद्र, मरुस्थल, वन, घास के मैदान जो भी होते हैं, हिम आदि पर आधारित होती है। बहुत पौधे जो होते हैं वो आर्द्रता से ही जल ग्रहण करते हैं, जो पानी लेते हैं वो आर्द्रता से ही लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी आर्द्रता बहुत ही अच्छा अपना भूमिका निभाती है। तो एक ह्यूमिडिटी भी फैक्टर है जिसके कारण क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उस एरिया के लिए उस तरह के ही फसल उगाए जाते हैं। तो ये सब आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए जो कि मैंने आपको बताया है शॉर्ट में। अगर आपको और भी जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें जिस पे मैंने इसके विस्तृत जानकारी दी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे जो कि इस टॉपिक का मेन होगा। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, फ्रोस्ट, रेनफॉल, ड्राउट, सीजन, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोपोग्राफी ऑफ सॉइल्स। तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक भी हो, तो प्लीज़ आप इसे मुझे बताएं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है और कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।